नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। जोधपुर एसीबी की आगोलाई में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी ने रिश्वत लेते लाइनमैन को गिरफ्तार कर लिया है। 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आगोलाई में चल रही है एसीबी की कार्रवाई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको बखूबी एसीबी पूरा करते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर एसीबी की आगोलाई की तस्वीरें हैं जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने रिश्वत लेते लाइनमैन को गिरफ्तार किया है। 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आगोलाई में एसीबी की कार्रवाई चल रही है। तो एसीबी ने रिश्वत लेते लाइनमैन को गिरफ्तार किया है। 11,000 रुपए की रिश्वत जिस वक्त लाइनमैन ले रहा था उस दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको एसीबी बखूबी निभा रही है और हर दिन घूसखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। केसी वेणुगोपाल से अजय माकन की मुलाकात। एआईसीसी में दोनों के बीच हुई मंत्रणा। 15 से 20 मिनट तक दोनों के बीच में मंत्रणा हुई है। राजस्थान से जुड़े मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। अजय माकन पहुंचे थे वेणुगोपाल से मिलने एआईसीसी। इस बीच रामेश्वर डूडी भी पहुंचे एआईसीसी। मुकुल वासनिक से मिलने एआईसीसी पहुंचे रामेश्वर डूडी। राजस्थान में जिस तरीके से सियासी गर्मागर्मी है, कई नेता ऐसे हैं जो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। दुरू मियां दिल्ली होकर आए और अब रामेश्वर डूडी दिल्ली पहुंचे हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, दोनों चीजें जानना चाहेंगे। एक तरफ केसी वेणुगोपाल और अजय माकन की मुलाकात के पीछे का एजेंडा और दूसरी तरफ रामेश्वर डूडी के दिल्ली जाने के पीछे की वजह। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि केसी वेणुगोपाल और अजय माकन की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। छोटी सी 15 से 20 मिनट तक मुलाकात चली, पर अक्सर ऐसी मुलाकातों के बाद अनाउंसमेंट होते हैं और अगर कुछ अनाउंसमेंट जिसमें खास तौर पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति है वो अगर एआईसीसी से कुछ देर में लिस्ट जारी होने की, हालांकि किसी भी तरह के कोई संकेत नहीं मिले, लेकिन अगर हम संभावनाओं की बात करें तो देखिए बहुत लंबे समय से राजस्थान को लेकर चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात हो, और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी 90% कंसेंसस बन चुका है जिनका अनाउंसमेंट जल्द से जल्द होने की बात पिछले 5 दिन से चल रही है। यहाँ तक कि आधिकारिक जो लोग हैं वो भी कह चुके हैं कि करीबन कुछ दिनों में 2 दिन के अंदर 24-48 घंटे के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो ऐसे में आज और कल बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की, लेकिन 10% ऐसे भी नाम है जिस पर कंसेंसस नहीं बन पाया है, जो कंट्रोवर्शियल है, जिसको शायद होल्ड कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक्सपेंशन की बात है। देखिए, या तो होगा एक्सपेंशन या होगा रिशफल होगा तो बड़े बदलाव होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली और हालांकि चाहे कोशिश यही की जा रही है कि उसे अंडर द कार्पेट रखा जाए, जो मसले अभी भी अटके हुए हैं। बार बार दिल्ली से इसी तरह के संकेत मिलते हैं कि सब कुछ अप्रूवल में है लेकिन घोषणा होनी बाकी है। तो जाहिर तौर से अगर जब प्रायोरिटी पे पंजाब और फिर उत्तराखंड और अब जब राजस्थान को सुलझाना है और सब मसला हो चुका है, जब सारे अनाउंसमेंट हो चुके हैं, सारे अप्रूवल्स मिल चुके हैं आला कमान से, तो फिर देरी किस बात की। जाहिर तौर पे कुछ मंत्रालयों को लेकर, नंबर्स को लेकर या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी साथ साथ डिस्कशन में है, तो इन सभी को लेकर कुछ पेच फंसे हुए हैं, लेकिन उसको भी जो अधिकृत लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द घोषणा होगी। तो ऐसे में ये जो आज मुलाकात हुई है ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, रामेश्वर डूडी से लेकर लगातार बहुत लंबे समय तक तमाम तरीके की चर्चाएं थी। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर ये भी चल रही है कि राजस्थान से किसी व्यक्ति को दिल्ली में जिम्मेदारी दी जाएगी जो कि राष्ट्र किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में भी हो सकती है, जिसमें कई नाम चल रहे हैं, जिसमें हरीश चौधरी का नाम है, रामेश्वर डूडी का भी नाम है। देखिए, जब लंबे समय से किसान मोर्चा का मसला चल रहा था तब जो राष्ट्र किसान कांग्रेस जो प्रकोष्ठ है ये ठंडा था, उस समय कोई दिशा देने वाला नहीं था। और अब आपने देखा होगा कुछ दिनों में राहुल गांधी बड़ी फुर्ती में है। राहुल गांधी लगातार पार्लियामेंट कभी साइकिल से जाते हैं, कभी किसी और चीज से। तो ऐसे में अब बहुत सारे बदलाव आपको एआईसीसी से लेकर अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेंगे, जो एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान का मसला है तो जाट लैंड राजस्थान को कई बार ये इस तरह से कुछ उसको जाट लैंड भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि राजस्थान से अध्यक्ष चुना जाए
और बहुत सारे बदलाव हैं। पीसीसी में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। क्या 4 कार्यकारी अध्यक्ष लगाए जाएंगे, एक माइनॉरिटी से भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो आपका सवाल था विजेंद्र, जिसमें केसी वेणुगोपाल और अजय माकन की मुलाकात है, इसके बड़े मायने हैं। अंडर द कार्पेट है, छुपे हुए हैं। जब मीडिया से बात करने की बात आई तो अजय माकन ने मना किया बात करने के लिए। लेकिन उम्मीद है कि कुछ न कुछ घोषणाएं जल्द होंगी, क्योंकि तारीखों पर तारीखें आ चुकी है, लंबा समय बीत चुका है जी। लेकिन क्या है अशोक गहलोत के मन में और क्या है आलाकमान के मन में, ये अभी तक पता नहीं चलता। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मोदी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 को मंजूर किया गया है, यानी कि मंजूरी मिल गई है। सरकारी स्कूल में भी शुरू होंगी प्ले स्कूल। स्कूल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त फंड भी दिया जाएगा। समग्र शिक्षा योजना को जारी रखा जाएगा। 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी समग्र शिक्षा योजना, यानी अगले 2 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जारी रहेंगे। कैबिनेट से पोस्को कोर्ट को जारी रखने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी साझा की। द हिंदू में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू छपा है। इस दौरान कहा गया कि विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली जाने की योजना नहीं है। यूपी में हल हो चुका है नेतृत्व का मुद्दा। किसान आंदोलन का यूपी विधानसभा चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। राजनीति से जुड़ा हुआ किसानों का आंदोलन है और इसीलिए किसान आंदोलन को जनता का समर्थन नहीं है। योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू द हिंदू में छपा है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कई सवालों के जवाब दिए। जाहिर है उनसे पूछा गया होगा कि यूपी में चुनाव के बाद क्या वो दिल्ली का रुख कर सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं। नेतृत्व को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का मुद्दा हल हो चुका है। किसान आंदोलन जिसका कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा असर यूपी में पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान आंदोलन का यूपी विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित, राजनीति से जुड़ा है और इसीलिए किसान आंदोलन को जनता का समर्थन नहीं। वहीं फ्रंटलाइन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि यूपी में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी की सांप्रदायिक तेवर देख रही यूपी की जनता, लोगों में बीजेपी और सरकार के खिलाफ आक्रोश और असंतोष दोनों बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। तो फ्रंटलाइन में जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का इंटरव्यू आया, उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि यूपी का जो चुनाव होना है वो दरअसल सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर लड़ा जाएगा। बीजेपी के सांप्रदायिक तेवर यूपी की जनता देख रही है। लोगों में बीजेपी की सरकार और बीजेपी के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। तो जिस तरीके से यूपी की सियासत गरमा रही है, उसी तरीके से बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू भी सामने आ रहे हैं और सब अपने हिसाब से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने फ्रंटलाइन को इंटरव्यू दिया और उसमें कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने ये भी बताया कि विधानसभा का चुनाव इस बार सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर होगा। वहीं बीजेपी के सांप्रदायिक तेवर पर भी उन्होंने हमला किया और कहा कि ये सब यूपी की जनता देख रही है। दिल्ली में दलित बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का प्रकरण। राहुल गांधी ने की बच्ची के माता पिता से मुलाकात। कार में पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मिले हैं और कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। पीड़ित परिवार सिर्फ इंसाफ चाहता, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर बीजेपी ने हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी ने विवादित ट्वीट किया है। दिल्ली में पीड़ित परिवार की तस्वीर साझा की है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया है। अपनी गाड़ी में बैठाकर पहचान उजागर की गई है। एक बच्ची जिसकी शमशान घाट में न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी जान ले ली गई और फिर वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर इस पूरे मुद्दे को छुपाने की कोशिश की गई। 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन अब इस पर सियासत होती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने विवादित ट्वीट किया। दिल्ली के पीड़ित परिवार की तस्वीर भी साझा कर दी। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया और अपनी गाड़ी में बैठाकर पहचान उजागर कर दी।
कोविड की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई में मौतें कितनी हुई? इंडियन एक्सप्रेस ने जुटाए 8 राज्यों के आंकड़े। अप्रैल मई में हुई मौतों के आंकड़ों की 2019 से तुलना की गई है और केरल में सबसे कम 1.12 गुना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 2.86 गुना। 2 महीने में कोविड से पूरे देश में 1,69,000 लोगों की मौत। केरल, झारखंड, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन 8 राज्यों में 2 महीनों में कोविड से 58,284 मौतें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को कैसे और किस आधार पर यह मुआवजा मिलेगा, क्योंकि संसद में बाकायदा केंद्र सरकार ने कहा था कि उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। अभी आंकड़ा जुटाया गया है और इस आंकड़े में 8 राज्यों का जो आंकड़ा जुटाया गया उसके आधार पर केरल में सबसे कम 1.12 गुना और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 2.86 गुना मौतों का आंकड़ा सामने आया। अप्रैल मई का आंकड़ा है और ये इंडियन एक्सप्रेस ने 8 राज्यों के आंकड़े जुटाए। आगे बढ़ते हैं। धौलपुर में चंबल का रौद्र रूप देखने को मिला है। खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रही है। 12 मीटर मतलब लगभग 26 से 27 फुट ऊपर बह रही है। चंबल नदी 143 मीटर पर इस वक्त बह रही है और चंबल का गेज चल रहा है। 130.79 मीटर है खतरे का निशान। चंबल नदी पर स्थित NH3 का पुराना पुल भी डूबा हुआ है। दर्जनों गांव का इस दौरान संपर्क कट गया है। शमशान घाट के अंदर तक पानी पहुंच गया है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर लगातार नजरें बनाए हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चंबल का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, हम भी अपील करेंगे कि अगर आप उस इलाके का हिस्सा हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें और अगर आपको लग रहा है कि आपके इलाके में पानी भर रहा है तो फिर तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दे। कहीं ऐसा ना हो कि जानकारी देने में देरी हो जाए और आपके लिए समस्या बड़ी हो जाए।